नमस्कार, मुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मध्य प्रदेश में कमल ने कमाल करके दिखा दिया है। भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद अब प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर पेच फंसा हुआ है। अगर शिवराज सिंह चौहान को दोबारा से मुख्यमंत्री का पद मिलता है तो वो राज्य के 5वीं बार सीएम बनेंगे। हालांकि सीएम की कुर्सी के लिए कई अन्य नामों की भी चर्चा हो रही है, जिससे अटकलों का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के अलावा कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के नामों की चर्चा है। एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने बयान दिया है। सीएम शिवराज ने कहा है कि भाजपा तय करेगी कि मुझे कहां काम करना है। मैं मुख्यमंत्री पद के बारे में नहीं सोचता, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये भी सच है कि तमाम अटकलों के बीच भाजपा ने एमपी में 163 सीटों पर जीत हासिल की है और इस जीत के पीछे की असली वजह शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश के दौरों को बताया जा रहा है। शिवराज सिंह ने भी चुनाव प्रचार पर काफी पसीना बहाया। 116 सभाएं करने के बाद भाजपा आखिरकार जीत ही गई और ऐसे में माना जा सकता है कि शिवराज ही सीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन दूसरे दावेदार भी अपनी अपनी खासियतों की वजह से इस रेस में हैं। युवा चेहरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी चर्चा में है, लेकिन बीजेपी की सुनामी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उम्मीदवारों का प्रदर्शन अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा और इस बार के विधानसभा चुनाव में सिंधिया के 20 समर्थकों ने चुनाव लड़ा और उनमें से 11 ही फतह हासिल कर पाए, बाकी 9 को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद होना है। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बैठक के लिए प्रदेश के कई भाजपा दिग्गज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 से विधायक चुने गए कैलाश विजयवर्गीय सोमवार को ही दिल्ली पहुंच गए। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में आंतरिक कलह की बात अब सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ से नाराज हैं। ऐसे में कमलनाथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कांग्रेस नेतृत्व इस बात से नाराज है कि कमलनाथ हार के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे, बल्कि शर्मनाक हार के एक दिन बाद सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दे रहे हैं। और इसी के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अब दरार दिखती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ से सोनिया और खड़गे काफी नाराज नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जीत का सेहरा बांधकर भारतीय जनता पार्टी अब अपने मुख्यमंत्री को चुनने की कवायद में लगी हुई है। किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथों में दी जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कुछ ही वक्त बाद लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है। ऐसे में क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए लोकसभाओं के समीकरण को भी जातिगत तौर पर साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पदभार सौंपती है तो ये 5वीं बार होगा जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान दिखाई देंगे। सबसे बड़े श्रेय की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को इसका भागीदार बताया जा रहा है, क्योंकि जो लाडली बहना योजना थी कहीं ना कहीं वो सर चढ़कर बोली है।
चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। प्रदीप सिंह नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नसीम खान नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी मंथन करने में लगी हुई है तीनों ही राज्यों में कि किस तरह से मुख्यमंत्री के जो फेस को है उसे चुना जाए, लेकिन बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम को आगे लाने की बात की जा रही है। क्या लग रहा है, लोग बहुत हैं रेस में, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो किसको आगे रखेगा? और ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ी मेहनत के साथ जितवाया है। निश्चित तौर पे, लेकिन अभी उनका एक हालिया बयान भी आया है कि वो एक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने वही बयान दिया जो कि एक सक्रिय कार्यकर्ता दे सकता है। तो हमारी पार्टी जो है, पार्टी का एक संविधान है, उसमें एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है और वो निर्णय लेता है और जो दूसरे जो पर्यवेक्षक होते हैं उनकी बातों को और संबंधित जो राज्य के प्रभारी होते हैं उनकी वो बैठकों में रहते हैं, उसके बाद एक निर्णय पर पहुंचा जाता है। निश्चित तौर पे सारी संभावनाओं और सारी बातों और वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया जाता है। तो अभी हमारे यहाँ वो मंथन चल रहा है, समय जैसे आएगा तो जो उचित प्लेटफॉर्म है जिससे कि प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दे दी जाएगी सोशल मीडिया अन्य प्लेटफॉर्मों से। नहीं, ये अटकलें लगाई जा रही थी, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ प्रदीप जी। अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं न कहीं जो बीजेपी का नेतृत्व है वो शिवराज सिंह चौहान से खुश नहीं है। ऐसे में ही आपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारा था कि कहीं न कहीं शिवराज सिंह का विकल्प ढूंढ लिया जाए, लेकिन विकल्प की मुझे लगता है जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया गया। मंत्री और सांसद तो राजस्थान में भी उतरे मैदान में, तो हमारे पार्टी का क्या है कि कोई बड़ा या छोटा इस तरह के कोई डिग्रेडेशन नहीं है या कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि ये बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा दूसरे अन्य पार्टियों की तरफ से, ये परिवार का मुखिया है तो उसी की उस पारिवारिक पार्टी है तो वही रहेगा, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। आप प्रतीक्षा करिए और ये जो अटकलें चलती रहती है ना, कितनी प्रतीक्षा करें सर जब ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान होंगे या कोई और होगा? कितना वक्त और वेट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि लगातार मंत्री जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ। मंथन ना चले जी, आपकी आवाज कट रही थी, आप बोल लें फिर आप प्रश्न पूछ लें, मैं फिर बोलता हूँ। ठीक है। नहीं, मैं कह रही थी कि दिल्ली में आना जाना भी शुरू हो चुका है, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं दिल्ली, बातचीत का सिलसिला जारी है। ऐसे में कयास क्या लगाया जाए सर, कौन होगा? कयास तो वही होते हैं जिनको ठीक से लगाया ना जा सके। अगर ठीक से लग जाए तो वो कयास ही क्या, तब तो पूरी बात पता ही लग जाएगी। तो लोकतंत्र में हमारे, जब से मैं बीते 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ, जब मैं सक्रिय राजनीति में कार्यकर्ता नहीं था तब भी मैं देखता था, चुनाव के आंकड़े आते थे, इसी तरह से चर्चाएं होती थी, जिसकी सबसे ज्यादा बात चलती थी, कभी कभी वो हो जाता था, कभी कभी नहीं होता है। जिस तरह से कि कोई बहुत बड़ी फिल्म हिट हो जाती है और कम बड़ी बजट की फिल्में फ्लॉप हो जाती है और छोटे बजट की फिल्में चल जाती हैं, तो उसी प्रकार से राजनीति में है। सब समय है, प्रतीक्षा करिए, तो आज शाम तक नहीं कल तक आपको पता लग जाएगा। अब अगर उत्तर प्रदेश क्या बात करती है और मेरे से पूछती कि यह अपराधी कब तक पकड़ा जाएगा, तो हाँ, मैं वहां पे जरूर दावे के साथ कह सकता कि योगी जी की पुलिस है आने वाले 12-24 घंटों में पकड़ के सामने ला देगी। लेकिन क्योंकि ये इंटरनल मामला है और हम सभी जो है एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता है, तो जब तक हमारे पास आदेश नहीं होगा या किसी भी कार्यकर्ता के पास आदेश नहीं होगा, वो इन बातों का खुलासा कैसे कर सकता? उसको पता ही नहीं चलेगा तो वो खुलासा कहाँ से करेगा? तो जो संबंधित पदाधिकारी है वो सही समय पे इसका डिस्क्लोजर हो जाए। अमनप्रीत जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एकदम प्रचंड जीत तीनों ही राज्यों में हुई, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो शिवराज सिंह को इसका प्रबल दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनके नेतृत्व में और खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उनसे मिलने पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर किया कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव में उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया और बहुत शानदार तरीके से लड़ा गया। कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना काफी कारगर साबित हुई मध्य प्रदेश का चुनाव जिताने में। आपको क्या लग रहा है आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्या फैसला लिया जा सकता है? देखिए, जो भारतीय नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, फैसला तो उनका जो होगा वही आखिरी होगा। पर क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक उभर के तो सामने आए हैं, देखिए 5 बार के वो सांसद हैं, 4 बार के वो सीएम हैं, और अभी की जो प्रचंड जीत हुई है मध्य प्रदेश में वो भी उसका सेहरा भी उनके सर पर जा रहा है। हालांकि आलाकमान जो है उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी और उनको कैंपिंग में या रैलीज में या पोस्टर में
जगह पाने के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। पर आखिर क्योंकि जो जनता की नब्ज को पहचानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये देख लिया कि उनको कहीं ना कहीं जो फ्रेम है उसके अंदर लाना ही पड़ेगा, और उसकी वजह से जब वो लास्ट कैंपिंग में उनको लेके आए हैं और लाडली बहना योजना जो उन्होंने बढ़ चढ़ के उसका प्रचार किया था, उसको जो स्टेटर की सहूलतें देते थे लोग, उनके जिक्र करने के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर वहां पे लाडली बहना का जो भी लोगों के अकाउंट्स में पैसे गए हैं उसका जो जिक्र शुरू किया, तो उसके बाद जो बात है वो बिल्कुल घूम गई। और जैसे आपने भी देखा है कि अगर 2-3 महीने पहले की बात करें तो भाजपा का जो वहां पे हिसाब था वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, पर अभी जो प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आई है तो उसका जो सेहरा है वो शिवराज सिंह चौहान के सर पे ही जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको अभी उनके ऊपर उनको हटाने के लिए कोई उसके ऊपर आरोप उनके ऊपर लगाया जा सकता है। पर ऐसा है कि अगर देखिए नेतृत्व में उनको नापसंद करने वाले लोग बैठे हैं तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अब हमें युवा चेहरे की तलाश है, कहीं ना कहीं युवाओं को आगे मौका देना चाहिए। इन सारी बातों को देखते जी, कारण वक्ता कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कारण बताए, पर इसके पीछे जो वजह है वो मेन तो यही है कि कहीं ना कहीं जो आला कमान है वो शिवराज सिंह चौहान को नापसंद करती है, और वो उसके लिए उनको वहां पे हो सकता है कि सीएम ना बनाए। हालांकि जो वहां की जनता है उन्होंने अपना जो प्यार है शिवराज सिंह चौहान के साथ वो वोटें देके दिखा दिया है, और मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान के बिना वहां के लोगों की नब्ज कोई पकड़ पाएगा। आला कमान के नापसंद करने का सिलसिला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं है, कांग्रेस में भी है। नसीम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नसीम जी, ये जो नापसंद करने का आला कमान का ये रवैया रहता है, ये कहीं ना कहीं कमलनाथ के केस में भी नजर आ रहा है। कमलनाथ जी मिलने जा रहे हैं लेकिन नेतृत्व इतना नाराज है, बार बार इस बात को उठा रहा है कि इतनी शर्मनाक हार के बाद आप हमारे कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे हैं, आप हमारे नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, आप शिवराज सिंह को बधाई दे रहे हैं। नहीं मैम, देखिए एक औपचारिक मुलाकात होती है। हाँ। कोई भी हटने वाला सीएम जो या सीएम जीता है उसको बधाई देने जाता है, ये हमारी एक भारतीय परंपरा है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये चुनाव जीता गया है और कमलनाथ जी चुनाव हारे हैं, तो वो की खुशी के कोई दुश्मन थोड़ी है, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ी है। नहीं, लेकिन आला कमान तो दुश्मन मान रहा है, इसीलिए तो कह रहा है कि आपको शर्म नहीं आई, आपने मिलकर बधाई दे दी। नहीं, बधाई क्या पहले प्रधानमंत्री एक दूसरे को नहीं देते आए हैं क्या? पहले मुख्यमंत्री एक दूसरे को नहीं देते आए हैं? तो ऐसे कोई बात नहीं है। कमलनाथ जी ने चुनाव लड़ा, बहुत मेहनत की कांग्रेस, और शिवराज सिंह ने अपने यहाँ चुनाव लड़ा। वो अलग बात है कि मोदी जी ने शिवराज सिंह को पसंद नहीं किया और चेहरा उनका प्रोजेक्ट नहीं किया, अपने चेहरे पे चुनाव लड़ा। लेकिन वो बधाई देना औपचारिक है, हम हिंदुस्तान के लोग हैं। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान क्यों बना रहे हैं आप हिंदुस्तान के अंदर कि हम एक दूसरे को बधाई नहीं दे सकते? अरे दुश्मन भी दुश्मन को बधाई देता है। और सोनिया जी नाराज नहीं है कमलनाथ जी से? जी, सोनिया जी और खड़गे जी नाराज नहीं है फिर कमलनाथ जी से? तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि एक्चुअली मैं सोनिया जी खड़गे जी के पास नहीं बैठता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता। कांग्रेस की परंपरा दोस्ती की होती है, कांग्रेस दुश्मनी नहीं पालती है, नफरत नहीं पालती है, और मुझे लगता है कि हमारा नेतृत्व कभी इस बातों से नाराज नहीं होगा, क्योंकि हम ये विपक्षी लोग हैं। कांग्रेस तो वो कांग्रेस पार्टी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए राजीव गांधी जी ने उनको विदेश भेजा था, वो कांग्रेस पार्टी थी, तो क्यों नाराज होंगे? ये हमारे यहाँ नफरत का माहौल नहीं है। हम हिंदू हो, मुसलमान हो, विपक्षी हो। मैं तो सिर्फ जो बातें हैं उसका सवाल कर रही हूँ ना सर, फिर इस्तीफे की बात कहाँ से आती है कमलनाथ जी के? अगर नाराजगी नहीं है किसी तरह की तो क्यों इस्तीफे की बात आई सामने सर? ये हमारी पार्टी का मामला है, उनके नेतृत्व में चुनाव आ रहे हैं, तो नेतृत्व में बहुत सारे लोग अपना भी इस्तीफा दे देते हैं, बहुत सारे लोगों से नेतृत्व मांग लेता है। और क्योंकि पीछे कमलनाथ जी ने चुनाव जीता था, भाजपा ने चोरी के दरवाजे से सरकार गिरा दी थी गद्दारों के माध्यम से, लेकिन अब भी हम चुनाव हारे हैं, और चुनाव भी हारे क्या है, ठीक है हम हार मान रहे हैं, लेकिन जो बैलेट का चुनाव है, जो सरकारी लोगों ने वोट दिया है, 191 सीट पे 230 सीट में से 191 सीट पे कांग्रेस जो है बहुमत में है, कांग्रेस जीत रही है, सरकारी लोगों के वोट से जीत रही है, पढ़े लिखों के लोगों के वोट से जीत रही है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम बैलेट पे जो मोहर डाल के वोट डलती है, जो ये पोस्टल बैलेट होते हैं, उस पर 191 सीट पर जीत रहे हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं समझ में आता कि वहीं जब मशीनें आती हैं तो हम चुनाव हार जाते हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। हमें इस बात को नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे कि ईवीएम का मैटर है, लेकिन जब हम आंकड़ा देखते हैं कि वही लोग हैं, इनडायरेक्टली सर यही तो कहना चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे
हरा रहा है, लेकिन परिवार के लोग हमें हरा रहे हैं। तो ये हार जीत चलती रहती है। आकलन होता है, ईवीएम का भी आकलन होगा, पोस्टल बैलेट का भी आकलन होगा। जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती आई तो चारों राज्य में कांग्रेस बहुमत में थी, लेकिन जैसे ही ये अब से नहीं हो रहा है, ये पिछले 5 चुनावों से इस बात का हो रहा है। मशीनों की सील टूटी हुई मिली, पोस्टल बैलेट के बक्से टूटे हुए मिले, कई पोस्टल बैलेटों में डबल मोहर मरी। अनपढ़ गंवार आदमी डबल मोहर लगा सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी पोस्टल बैलेट पे 4-4 मोहर नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इसका आकलन कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है प्रदीप जी, देखिए जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी की जीत पर लगाए जा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, कहीं ना कहीं ईवीएम को दोषी ठहराया जा रहा है और उसकी भी जांच की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, हर बार जब भी कांग्रेस हारती है तो बेचारी ईवीएम दोषी हो जाती है। पता नहीं उसकी इज्जत पे इतने लांछन लगाए जाते हैं कि मैं तो कभी कभी भावुक होकर रोने लगता हूँ कि ईवीएम यदि कोई जीवित व्यक्ति होता तो पता नहीं उससे कितना मानसिक तनाव होता। वो तो बढ़िया बेचारी मशीन है, प्रोग्राम मशीन है और उससे काम किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने एक बार खुला आमंत्रण दिया था कि आइए आप इसको टैप करके, इसको तोड़ करके, इसको क्रैक करके दिखाइए। कि यही लोग जो हल्ला मचाने वाले लोग हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाए चुनाव आयोग के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आइए, उन्होंने खुला आमंत्रण दिया था कि आइए कोई आता है तो तोड़ के दिखाए इसको। लेकिन अब क्या है कि हारने के बाद फिर तो बचाना है, इज्जत बचानी है। तो इज्जत बचाने के लिए ईवीएम मशीन जो है वो बलि का बकरी बन जाती है बेचारी। अब क्या करे ईवीएम? अब देखिए कोई नई बात नहीं है। पिछले 5 चुनाव से मैं भी ये देख रहा हूँ, जब से ईवीएम आई है और उसका प्रयोग में आना शुरू हुई है, जब जीत जाती है कांग्रेस तो वो जनता की बात हो जाती है, उनकी जीत हो जाती है। जब हार जाती है तो ईवीएम पे आ जाती है। तो इन आरोपों को कोई गंभीरता से भारत की जनता भी, भारत के वोटर भी नहीं है। बिल्कुल। नासिम जी, क्या माना जाए, ईवीएम पर आपको भरोसा नहीं, जनता जनार्दन के फैसले पर आपको भरोसा नहीं, निर्वाचन पे आपको भरोसा नहीं, कोर्ट पे भरोसा नहीं? मैं अपने भाजपा के मित्र की बात को बड़ी करता हूँ। ये कह रहे हैं कि हम ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं तो ये हमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने जीवी नरसिम्हा जो इनके प्रवक्ता थे उनसे पूरी एक किताब लिखवाई थी। हम तो आरोप लगा रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तो पूरी किताब ईवीएम पे लिखी थी। गलती हमसे ये हुई कि हम 10 साल सरकार में रहने के बाद हमने उस टेक्नोलॉजी को चेक नहीं किया और हमने उसे चलने दिया। हम आडवाणी जी की बात पर भूसा करते इस ईवीएम को निकाल के फेंकते। जिस देश के अंदर जिस देश ने ईवीएम बनाई वहां बैलेट हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कंट्री जो कि टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, आर्थिक स्थिति से नंबर 1 है, गोला बारूद में नंबर 1 है, सुपर पावर में नंबर 1 है, वो बैलेट पे वोट पड़ रही है। लेकिन मुझे समय दे दीजिए आप, मुझे समय दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि ये जीत नहीं रहे, मैंने कहा जीत रहे हैं। लेकिन अब ये बोलते हैं कि तेलंगाना में आप कैसे जीत गए। देखिए मैडम, आपको समझना पड़ेगा, नकलची 2 तरीके का होता है। एक बुद्धू नकलची होता है, एक अकल वाला नकलची होता है। बुद्धू नकलची किताब का पूरा देख के वैसे उतार देता है कॉपी को, वो पकड़ा जाता है। लेकिन अकलदार नकलची पैरों को चेक कर देता है कि आप ईवीएम पे सवाल ना उठा सकें, टेक्नोलॉजी पे सवाल ना उठा सकें, चुनाव आयोग पे सवाल ना उठाएं, तो आपको एक तेलंगाना दे दिया इन्होंने, जाइए वहां मोल मार लीजिए। अभी बसपा का एक प्रत्याशी, ये कहना चाहते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए कर्नाटक और हिमाचल भी ऐसे ही छोड़ दिया? मेरी बात सुन लीजिए, भाजपा के प्रवक्ता से बता दीजिए, राजस्थान के बसपा के प्रत्याशी को अपने बूथ पे 0 वोट आया है। मतलब वो ये कह रहा है, प्रेस में कह रहा खड़ा होके कि मेरे बूथ पे क्या मैंने भी वोट नहीं दी, मेरी पत्नी ने भी वोट नहीं दी, कहाँ गई उसकी वोट? ये तो आपको सरकार को बताना पड़ेगा। हाँ, ये सरकार को क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। हम 50 साल सरकार में रहे, हम 100 साल सरकार में रहे, हम 70 साल सरकार में रहे, लेकिन आगे हम नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन लोकतंत्र पे लोगों को यकीन करना पड़ेगा। ये भाजपा के प्रवक्ता से कहिए, भाजपा के प्रवक्ता आपको सुन रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। की वोट उसके बूथ पे कहाँ गई? वो खुद वोट नहीं, उसकी बीवी की वोट नहीं। नसीम जी सुनिए, तो आप तो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप भाजपा के कार्यकर्ता की या उनके प्रवक्ता की क्या बात सुनेंगे? आप तो मेरी ही बात नहीं सुन रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि तेलंगाना आपको दे दिया का क्या मतलब है? कर्नाटक और हिमाचल भी तो आप जीते, वहां भी तो ईवीएम के जरिए ही वोटिंग हुई, तब तो आपने एक बार भी नहीं कहा। मैडम, मैंने आपसे स्पष्ट कहा, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बहुत अच्छी तरीके से कह रहा हूँ, हमारे लिए सरकार में आना कोई नई बात नहीं है। देश में सरकार चलाई है। रही बात इसकी, अब हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये राजस्थान में 400 रुपए का सिलेंडर कर दे, जो इनका वादा था, जो इनके वादे थे वो खड़े करें। अब अमित शाह को ये नहीं कहना चाहिए कि हम 15 लाख की तरह जुमला बोल देते हैं। आप लोगों को राहत दे, सरकार हमारी हो या आपकी हो, आप लोगों को नौकरी दे। नोएडा जैसे सबसे धनाढ्य जिले के अंदर विधानसभा चुनाव के जिस तरह से नतीजे आए हैं, उन नतीजों को देखते हुए आप ये कह सकती हैं कि आने वाले वक्त में ये इंडिया गठबंधन पर प्रभाव डालेगा? ठीक है नसीम जी, मैंने सुन लिया
आप। ना, इसको थोड़ा सा ये चलाइए। नोएडा में जो 7 सुसाइड हुई है आर्थिक स्थिति की वजह से, मकानों की किस्त की वजह से, गाड़ियों की किस्त। जैसे वक्त जैसे इंडिया गठबंधन की ये बात हुई थी कि उनका जो अलायंस है वो 2024 की लोकसभा इलेक्शन के लिए है, ना कि ये जो 5 स्टेट्स में विधानसभा इलेक्शन हुई है इसके लिए। पर कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए उनको सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए था। और जैसे कमलनाथ जहां जब सीटों के वितरण को लेके सपा ने उनसे 3-4 सीट मांगी और कमलनाथ ने कह दिया कि कौन अखिलेश, मैं तो उनको जानता ही नहीं। और अखिलेश यादव ने भी साथ में ये अपील कर दी लोगों को एमपी में कि भाई आप किसी को भी वोट दो, आप कांग्रेस को वोट ना दो। तो ये गठबंधन के दोनों ही धोखेबाज पार्टी है। जी जी, गठबंधन के दोनों ही अंग हैं, सपा भी और कांग्रेस भी। और अगर आपस में इनकी ऐसे कलह हो रही है तो मुझे लगता है कि जैसे अंतरकला जो है वो कांग्रेस को राजस्थान में डूब के ले गई है, तो ऐसे ही गठबंधन का भी कहीं ऐसा ना हो कि 2024 आते आते उनका भी जो गिराफ है या उनके आपस में जो मतभेद हैं वो बढ़ते ही जाए। और क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए तो उस हिसाब से उनका जो सक्सेस होना है वो कहीं ना कहीं दूर का खाव लग सकता है। तो इसलिए उनको अपने आप को स्ट्रांग करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो भी राजनीतिक दल गठबंधन का हिस्सा है उनको आपस की जो भी मतभेद हैं उनको दूर करके अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए, तभी वो भाजपा की खिलाफत में खड़े हो पाएंगे। क्योंकि अगर पीएम मोदी को हराने की वो बात कर रहे हैं, अगर वो बात कर रहे हैं कि भाजपा रहित सरकार बनानी है और लोकतंत्र को बचाना है, निसंदेह उनको एक ऐसा पीएम फेस देना पड़ेगा जो जैसे मोदी जी के अगेंस्ट में खड़ा हो सके। जैसे मोदी मैजिक है वैसे ही ऑपोजिट जो पीएम फेस होगा उसका भी मैजिक चलना चाहिए। तो इतनी अगर स्ट्रांग वो गठबंधन वाले जो पॉलिटिकल दल है वो हो पाएगा, तभी कहीं ना कहीं वो भारत में भाजपा रहित सरकार की जो अपनी कामना है, मनोकामना है, वो पूरी कर पाएंगे। अदरवाइज उनके लिए ये बहुत दूर की बात हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।